हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयविंद्र मौर्य, कला शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आज हम आपको गुप्तकालीन कला के बारे में बताएंगे। दोस्तों, गुप्तकालीन कला जो है भारतीय कला में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए आज हम लोग गुप्तकालीन कला के बारे में जानते हैं। गुप्तकालीन कला, इसका जो समय है 275 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त नामक राजा ने की। गुप्त काल के प्रमुख राजा, गुप्त काल के प्रमुख सम्राट कौन कौन से थे? श्री गुप्त, जिसका समय है 240 से 280 ईस्वी तक। घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनका जो समय है 375 से 415 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त शासक किस धर्म को मानने वाले थे? वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले थे वो। गुप्त काल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? मथुरा, सारनाथ, और तीसरा जो क्षेत्र था वो पाटलिपुत्र था। कला और साहित्य की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, भारतीय कला का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? तो गुप्त काल। आप इसे अच्छे से याद करें। गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? मंदिर। गुप्त काल में पहली बार मंदिर बनना स्टार्ट हुए। प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? गुप्त काल में। मंदिरों में शिखर का प्रचलन सर्वप्रथम किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग कितने हैं? 5। गुप्तकालीन मंदिरों के अंग कौन कौन से हैं? जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर। गुप्तकालीन मंदिर के कितने प्रमुख प्रकार हैं? 2। गुहा मंदिर, संरचनात्मक। गुहा मंदिर का निर्माण कैसे होता है? पहाड़ों को काटकर। संरचनात्मक मंदिर का निर्माण कैसे होता है? पत्थरों अथवा ईंटों से निर्मित है। गुप्त काल का कौन सा मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ब्राह्मण गुफा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? उदयगिरी का मंदिर। गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, तो दोस्तों आइए हम उसे जान लेते हैं। जो गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं, तिगवा का मंदिर। तिगवा का मंदिर जो है वो जबलपुर एमपी में पड़ता है और ये विष्णु से संबंधित है, गुप्त काल का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर झांसी में है, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है और ये विष्णु से संबंधित है, गुप्त काल का मंदिर है। उदयगिरी गुफा मंदिर, ये विदिशा के समीप मध्य प्रदेश में है, विष्णु से संबंधित है, गुप्त काल का मंदिर है।
नचना कुठार मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है, पार्वती से संबंधित है, गुप्त काल का मंदिर है। भूमरा का मंदिर, ये नागोद मध्य प्रदेश में है, शिव से संबंधित है, गुप्त काल का मंदिर है। भीतर गांव का मंदिर, ये कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में, लक्ष्मण से संबंधित एक गुप्त काल का मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य की रानी लोक महादेवी ने कराया था। विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण शैली में बना है और इसका शिखर बहुत ही ऊंचा आयताकार मंजिलों वाला है। भीतर गांव मंदिर में मेहराब के उत्तम नमूने, पौराणिक दृश्यों का अंकन, गर्भगृह के प्रवेश द्वार का अलंकरण इत्यादि प्राप्त होता है भीतर गांव के मंदिर में। चीनी यात्री फाह्यान 399 ईस्वी से 412 किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ब्राह्मण गुफा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। इसमें वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ, जो ईंटों का बना है। इसका आधार जो है वो गोलाकार है, जबकि अन्य गुप्तकालीन स्तूपों का आधार वर्गाकार है। इसे किसी चबूतरे पे ना बनाकर धरातल पर निर्मित किया गया है। सारनाथ का पुराना नाम क्या था? ऋषिपतन, इसे मृगदाह भी कहते हैं। सारनाथ का पूर्ण अभ्युदय किस काल में होता है? गुप्त काल में। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे बुद्ध, भगवान बुद्ध की भव्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? सारनाथ से। यह मूर्ति देश की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। दोस्तों, इस मूर्ति के बारे में आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, तो इसे आप अच्छे से पढ़ें, और लगभग हर बार एग्जाम में इसके बारे में पूछता है। गुप्तकालीन मूर्तियों की क्या विशेषता है? गुप्तकालीन मूर्तियों में नग्नता नहीं है, इसमें मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन है। गुप्त काल में किन धर्मों से संबंधित कलाकृतियों का निर्माण हुआ? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। बुद्ध की विशाल लेटी हुई प्रतिमा कहां बनी है? कुशीनगर में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमार गुप्त प्रथम ने। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कल्पचर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हमने जो बात किया था धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की, जो हमारी मूर्ति है, यहाँ पे आप देखिए, ये भारत की सुंदर मूर्तियों में शुमार है। बहुत ही आकर्षक मूर्ति है, भारतीय क्लासिकल आर्ट का उच्चतम उदाहरण है ये। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बैठे हुए बुद्ध, गुप्त काल, सारनाथ शैली। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीटेड बुद्धा, गुप्ता पीरियड, सारनाथ स्टाइल। स्थान सारनाथ उत्तर प्रदेश से मिला है ये। माध्यम क्या है? बलुआ पत्थर, इसे स्टोन बनाया गया है। इसका जो समय है ईसा की 5वीं सदी, इंग्लिश में से 5th सेंचुरी एडी बोलेंगे। संग्रह, इसका कलेक्शन कहाँ है? सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में। ये बैठे हुए बुद्ध की यह मूर्ति सारनाथ से प्राप्त है। यह ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में गुप्त काल में बनी थी। यह मूर्ति चुनार से लाए गए बलुआ पत्थर को तराश कर बनाई गई। दोस्तों, आप इसे याद रखें, यह मूर्ति चुनार से लाए गए बलुआ पत्थर को तराश कर बनी हुई है।
पद्मासन की मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध को एक ऐसे सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध जी हैं, यहां पे आप देख सकते हैं। और ये सिंहासन यहां पे है, यहां आप देख सकते हैं, इस पे बैठे हुए हैं। जिस पर चक्र अंकित है, यहां पे देखिए चक्र भी एक अंकित दिखाया गया है, यहां पे चक्र बना है, आप देख सकते हैं। तथा दोनों ओर हिरण की आकृतियां उकेरी गई हैं, यहां दोनों ओर देख सकते हैं। सॉरी, चक्र यहां पे दोस्तों, चक्र यहां पे बना हुआ है और दोनों तरफ हिरण की आकृतियां बनी हुई हैं। ये चक्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और दोनों ओर ये हिरण की आकृतियां बनी हुई, यहाँ पे छोटे छोटे हिरण बनाए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये चक्र है, दोनों तरफ ये हिरण बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे हिरण यहाँ पे दिखाए गए हैं। उनके हाथों व अंगुलियों की मुद्रा धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो इनका हाथ की मुद्रा है, ये धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा है। जैसा कि बुद्ध की प्रतिमा में देखा जा सकता है, सिंहासन के नीचे बने फलक पैनल में उनके अनुयायियों को वंदना करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये बुद्ध जी के अनुयायी बने हुए हैं जो उनकी वंदना कर रहे हैं। यह बुद्ध प्रतिमा सारनाथ शैली में बनी अनेक मूर्तियों का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मूर्ति की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या और भी इसकी विशेषता, इस मूर्ति में बुद्ध का शारीरिक विन्यास समानुपातिक है। देखिए यहाँ पे एक सुंदर शारीरिक समानुपातिक विन्यास है। यहाँ पे शिल्प की बाह्य रेखाएं घुमावदार व लयात्मक हैं। ये जो रेखाएं हैं ये लयात्मक हैं। उनकी टांगों का फैलाव शिल्प को संतुलन प्रदान करता जान पड़ता है। यहाँ पे देखिए टांगे इस तरह से फैलाई गई हैं जो पूरे शरीर को संतुलन प्रदान कर रही हैं। चेहरा गोल, शांत किंतु भावपूर्ण, आधी झुकी हुई आंखें, उभरे हुए होठ, पतली लंबी नाक। कुषाणकालीन मूर्तियों की तुलना में गालों की गोलाई कुछ कम दिखाई गई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चेहरा गोल है, राउंड फेस, भावपूर्ण है, आधी झुकी हुई आंखें अर्धनिर्लिप्त, होठ उभरे हुए हैं, पतली लंबी नाक है। वक्ष के थोड़ा नीचे हाथ व अंगुलियां धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा को प्रदर्शित करने। ये वक्ष है, यहाँ पे वक्ष के नीचे ये जो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा स्टाइल में इनका हाथ जो है। ऊपर उठी हुई उषा निशा में घुमावदार घुघराले केस हैं। ये ऊपर उठी हुई उषा निशा है, इसमें घुमावदार बालों को बनाया गया है। सिंहासन के पिछले भाग में फूलों, बेलबूटों व ज्यामितीय आकृतियों से सुसज्जित आभा मंडल दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पीछे आभा मंडल बनाया गया, इसे आभा मंडल बोलते हैं। और यहाँ बेलबूटों आकृतियों से इसको सजाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। आभा मंडल का केंद्रीय भाग बिना किसी आकृति के सपाट छोड़ दिया गया है, जिसमें आभा मंडल प्रभावशाली ज्ञान पड़ता है। सारनाथ से प्राप्त बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी व बैठी अवस्था में हैं, जिनमें समान गुणों को दर्शाया गया है। ये मूर्तियां सौम्य तथा पर्याप्त धरातली विस्तार लिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए जो आभा मंडल है, ये पीछे इसको सादा छोड़ दिया गया है। यहाँ पे तो और भी आकृतियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। दोस्तों इस मूर्ति के बारे में आप एक एक चीज़ें अच्छे से याद करिएगा, हर बार एग्जाम में इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट एक और मूर्ति है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। ये मूर्ति है जैन तीर्थंकर गुप्तकाल मथुरा शैली।
जैन तीर्थंकरा गुप्ता पीरियड मथुरा स्टाइल। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। काल ईसा की 5वीं सदी। इसका संग्रह कहाँ है? राज्य संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये लखनऊ संग्रहालय में है। तो इसके बारे में आइए हम जानते हैं। ये पूरा इसका देखिए, इस मूर्ति को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये मूर्ति है। तो इसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। इस मूर्ति शिल्प में जैन तीर्थंकर वर्तमान महावीर को पद्मासन मुद्रा में दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठे हुए दिखाया गया है। यहाँ पे पद्मासन मुद्रा में ये बैठे हैं और ये महावीर जी को बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। मूर्तिकार ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इस मूर्ति को मथुरा शैली में गुप्त काल में बनाया था। आकृति का भारीपन मथुरा कला शैली की सामान्य विशेषता है। बालों की लटें वृत्ताकार घुघराले हैं, किंतु नाक, आंखें, भौहें, कान तथा होठ पर्याप्त घुमावदार लिए सामान्य आकार वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आकृति में जो वृत्ताकार घुघराले बाल यहाँ पे देख सकते हैं आप बनाए गए हैं। और नाक, आंखें, भौहें, कान, होठ पर्याप्त घुमाव लिए हुए बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बहुत ही शांत व सौम्य प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते ध्यान मुद्रा में है, बहुत ही सौम्य और शांत प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे मूर्ति के आभा मंडल पर कुछ ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। यहाँ पे आप देखिए आभा मंडल, ये जो पीछे है उस पे कुछ ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं। मूर्ति में धड़ को पर्याप्त स्पष्टता से के साथ दिखाया गया है और वक्षस्थल के बीच में एक आकृति है। आप ध्यान से देखेंगे तो वक्षस्थल, ये यहाँ पे एक आकृति छोटी सी बनी हुई है, बहुत ही माइन्यूट तरह से ये दिखाई दे रहा है। आप अच्छे से इसको देखेंगे तो दिखाई देगा आपको यहाँ पे वक्ष के बीच में। तो दोस्तों इस तरह से ये जो हमारा गुप्तकालीन कला है, इसमें बहुत सारे मंदिर हैं जो ईंटों से भी बने, पत्थर से भी बने। जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का मंदिर जो ईंटों से बना है। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, इसे कॉपी में अपने नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि लिख करके पढ़ें। लिख करके पढ़ने से अच्छे से याद होता है। तो दोस्तों गुप्तकालीन कला पर ये मैंने वीडियो बना दिया है और इसको अच्छे से आप तैयार करें। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल पे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। 100% आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।